बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम भी हम गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर जब हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इंतखाबात का दिन 15 नवंबर है 2020 और इंतखाबात के हवाले से जो गहमा गहमी पाई जाती है उस पर हम आपको अपडेट करें। उसके साथ साथ उम्मीदवारान की भी अपडेट्स हम आप तक लेकर आते हैं और फिर हल्कावार वहाँ पर क्या सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से भी हम आपको आगाही देते हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज के इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाली जो जुमलेबाजी है, बयानबाजी है या फिर इल्ज़ाम तराशी है उसके हवाले से भी बात करेंगे, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है इस हवाले से वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें जो डेरा डाले हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, किस जानिब वो बढ़ रही हैं और क्या उनकी मौजूदगी किसी भी तरीके से वोटर्स और वोट का जो पहले फोरकास्ट की जा रही थी इसके हवाले से उस पर असरअंदाज हो रही है या नहीं, उसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर आज का प्रोग्राम ख़वातीन उम्मीदवारान के हवाले से भी रहेगा, वोटर्स के हवाले से भी रहेगा। यानी अगर हम बात करते चलें थोड़े से कंपैरिजन में 2015 के, तो 2020 में क्या उम्मीदवारान जो ख़वातीन हैं उनमें कोई तब्दीली है और क्या वोटर्स की तादाद में जो है वो उसमें कोई तब्दीली देखी जा रही है। तो इसके हवाले से आज हम इंतहाई अहम मालूमात आप तक लेकर आएंगे। यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में खासी इंटरेस्टिंग अपडेट्स रहेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते चलें तो यकीनन वहाँ पर सियासी जमातों की मौजूदगी और उनकी जानिब से मुसलसल जलसे जुलूसों का जो सिलसिला जारी है, ख़ास तौर पर कोविड के हवाले से हम बात करते चलें तो वो भी। दूसरी तरफ क्या उनकी मौजूदगी वज़ीर आला की दौड़ में इन पार्टियों को कहीं लाकर खड़ा कर रही है, खुद पीटीआई कहां पर स्टैंड करती है, आज का ये प्रोग्राम उनके नाम रहेगा। और हमेशा की तरह इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमने दावत दी है स्टूडियो में नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत सी अपडेट्स हल्के से सामने आ रही हैं। बैलेट पेपर्स जहां सिक्योरिटी के साथ जीबी में पहुंच चुके हैं, वहीं पर इलेक्शन कमीशन जो है उस पर खासा दबाव भी हमें दिख रहा है, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं, बुला चुके हैं, नोटिस भी इशू हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें तो हाल ही में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। उसका अहवाल ज़रा और उसका बैकग्राउंड ज़रा उससे हमें आगाह कीजिएगा। देखें, सबसे ज़्यादा गिलगित की आवाम इस वक्त देख रही है कि वो बहस ये हो रही है, आम गिलगित की आवाम को शायद इससे कोई लेना देना शायद नहीं होगा कि बैलेट पेपर्स में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हुकूमत किसकी बन रही है, वो देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कितनी सीट्स निकल रही हैं, पीटीआई कहाँ स्टैंड कर रही है, आज़ाद उम्मीदवार कितने इलेक्शन में यानी कितनी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी कितनी सीट्स निकालने में कामयाब हो जाएगी, नून लीग ये की पोजीशन क्या है, और इसी तरह JUIF और बाकी अगर दीगर पार्टीज़ की जो ओवरऑल उम्मीदवार हैं वो मैं हमसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे अहम जो है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो ये सुनना चाह रही है, देखना चाह रही है, या वो हम देख रहे हैं कि हमें भी जो मोस्टली कंटेक्ट कर रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं जी देखें जी आप बताएं जी कि तहरीक इंसाफ की कितनी सीट्स निकल रही हैं, पीटीआई पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर एक लंबी जो इनिंग्स खेलने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। इवन कोर्ट का आर्डर आया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता, मैं यहाँ पे ही रहूँगा। और इसी तरह अली मीन गंडापुर जो हैं वो जितने दिन ज़्यादा खड़े रहेंगे वहाँ पे बैठे रहेंगे इतनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, क्योंकि उनको वो कोई उनका उस तरह का सियासी बैकग्राउंड नहीं है। जी, वज़ीर होने के नाते बड़ी उन पर तनकीद की जा रही है कि जिस तरह की ज़बान वो वहाँ इस्तेमाल करें मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में, और अपोजिशन जो जमातें हैं या ख़ासतौर पर यहाँ की जो मुख्तलिफ जमातें हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने टारगेट भी किया अपनी स्पीचेज़ में, बड़ा ज़्यादा उन पर अटैक हो रहा है इस वक्त। देखें वो कुछ रवायती आप समझें कि उस तरह का पॉलिटिशियन भी नहीं है, और इमरान खान को इस तरह के कई जो गिरफ्त में मिले हैं वो तहरीक इंसाफ के जो कुछ अच्छे लोग हैं उनके लिए भी दरदसर बने हुए हैं, उनको डिफेंड करना। ज़ाहिर है वो उस तरह का सियासतदान भी नहीं है और वहाँ पर ना उनका कोई पॉलिटिकल उस तरह का करियर है। इससे पहले आपने देखा होगा, ठीक है, उनको पहली तो बात है उनको वजारत ही गलत दी गई, यानी वो वजारत दी गई जिसका उसको अलफ बे तक नहीं पता। दूसरी बात यह है कि वो ट्रैवलिंग के दौरान वो लोगों को मतलब वो साथ बैठा हुआ जो होता है उसको परेशान कर देते हैं कि जनाब वो उनको फोबिया है। खुद वो दूसरों को कहते हैं कि मर्द बन, तो आप मर्द तो खुद भी उनको बनना चाहिए, वो उनको भी जो है वो हौसले बुलंद रखना चाहिए। अच्छा, इस पे चले चुके बात उनकी जो एक वीडियो है मैं आपसे शेयर करूंगा किसी दिन की, जब वो बैठते हैं जहाज में तो उनकी अपनी हालत क्या होती है, शक्ल क्या बना देते हैं वो, और इतना खौफ डर है उनके अंदर। अच्छा, फोबिया के और दूसरी बात उन्होंने जो की है वहां पे वो इंतहाई गलत बात है, उसको कोई डिफेंड नहीं करता। जो आपकी मरियम नवाज है, देखें वो भी वहां पे मौजूद हैं।
इस वक्त तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, गिलगित की तारीख में इससे पहले जो इलेक्शन होते थे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और उसके अंदर जो मजहबी जमातें हैं या नेशनलिस्ट हैं उनके साथ मुकाबला होता था। ये 2020 का इलेक्शन गिलगित में पहली दफा है जब आप देखेंगे तीन बड़ी पार्टीज, तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फिर चौथे नंबर पे JUF है। अगर मैं आपको उसकी चीजें बताता चलूं, ओवरऑल इस वक्त यानी टोटल जो पार्टीज हैं, यानी जो टिकट की तकसीम हुई है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। 2015 के मुकाबले में आपने देखा होगा 2015 में ये होता था कि दो पार्टीज जो है वो डिवाइड वो करती थी। बिल्कुल ऐसा है। अगर हम मुख्तलिफ सालों का कंपैरिजन लेकर आते हैं, जैसे 2015 का कंपैरिजन हमने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया और जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये भी बताया कि 2015 में जो वोटिंग का रेशो था वो क्या था और अब क्या है। यकीनन जो टिकट की तकसीम है, कौन सी पार्टी ने किसको कितने टिकट्स जो हैं वो दिए हैं, उसके हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम का आगाज जो है वो उस अपडेट के साथ करें। प्रोग्राम के बीच में जो है वो हम यकीनन इन पार्टीज का भी जिक्र जरूर करेंगे कि कितने टिकट्स हुए। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करते चले, एहसन इकबाल साहब का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा जी बड़ी धांधली हो रही है बैलेट पेपर को लेकर। स्टूडेंट्स हैं तो मालूम नहीं है किसके नाम का बैलेट पेपर बन गया है, सरकारी मुलाजिम है तो किसी और एड्रेस पे जाके बैलेट पेपर, इस किस्म की बात सामने आई, जिसको काउंटर करते हुए आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आगाह कीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या वाकई इस किस्म की कोई सूरत हाल वहां पाई जाती है। देखें, एक तो जाहिर है जो गिलगित बल्तिस्तान का सेटअप है और गुज़िश्ता 5 सालों में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में शायद काम नहीं होता रहा। वो उन्होंने आके भी बात की कि ये ऑफिस खाली रहा है 4 साल, मुस्लिम लीग नून का दो रहा। आखिरी जाहिर है जब आप 2 साल का काम आखिरी 6 माह में करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो आएंगी। एक तो चीज़ एहसन इकबाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मैंने देखी है, उन्होंने लॉजिकली 2-4 बड़े यानी लॉजिकली उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं और अगर ऐसा है उसकी तहकीकात हो जाती हैं कि अगर आप वो ये कह रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजम के बजाय एक स्टूडेंट को जो है वो उसके नाम पे शो किया गया, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं ना। अगर ये इल्ज़ाम उनका दुरुस्त है तो ये पकड़ा जाएगा। दो चीजें उन्होंने जो की हैं ये तो बिल्कुल पिन किया ना उन्होंने। एक होता है वैसे इल्जाम जैसे उससे पहले लगते थे, अच्छा, वो तो कहते हैं हमने सबूत भी दे दिए इलेक्शन कमीशन को, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि हम उस पर तहकीकात कर रहे हैं और उन्होंने एक लिस्ट भी दे दी कि जनाब इतने लोगों के खिलाफ हमने शो काज नोटिस भेजे हुए हैं। उन्होंने सजा का बता दिया कि जनाब जो भी किसी के खिलाफ भी अगर तहकीकात होंगी, अब मसला ये होता है कि तहकीकात कब होंगी। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद इलेक्शन होता है। अभी तक वो 100 से ज़ायद शो काज नोटिस जारी कर चुके हैं। कंप्लेंट्स तो वैसे मैं भी किसी के खिलाफ दूंगा तो वो भी ले लेंगे, शो काज चला जाएगा, तो उसके बाद 50,000 रुपये फाइन होगा। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां से ये भी कंप्लेन आ रही है कि वैसे लोग शिकायत करते हैं, यानी फॉर द सेक ऑफ प्लेयर, खुशी लेने के लिए, दूसरे को थोड़ा खराब करने के लिए भी होता है। उसमें क्या क्राइटेरिया होगा कि जिसके खिलाफ मैं अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन करता हूं और लेटर ऑन ये पता चलता है कि मैंने गलत कंप्लेन की है, तो फिर मेरे खिलाफ भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप उस अगले बंदे को 50,000 फाइन कर रहे हैं, उसको भी तो कुछ फाइन करें ना जो करने वाला है। एक तो ये चीजें हैं कि कुछ लॉजिकली चीजें नजर आ रही हैं। कंप्लेंट्स अगर उसको फौरन एड्रेस कर लिया जाए तो डेफिनेटली ये बात आगे नहीं जाएगी, वो वहां पे रुक जाएगी। दूसरा ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त स्टांस है, बयानिया है, आज भी आपने देखा होगा वहां पर जो गांचे में आमना अंसारी के हल्के से उनके साबिक सूबाई वजीर मेजर रिटायर्ड हैं अमीन, उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI को ज्वाइन किया। मरियम नवाज के वहाँ, एहसन इकबाल के और ये सारी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के होते हुए ये भी एक उनके लिए भी सवाली निशान है कि इससे पहले भी आपके 7-8 वजीर जा चुके हैं और आपने जो साबिक वज़ीर आला हैं उन्होंने बड़ा बरमला इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब एजेंसियों ने ये कर दिया वो कर दिया, उठा के ले जाते हैं। अब मुझे बताएं कौन उठा के ले जा रहा है? आप मरियम नवाज वहाँ है, आपके अपने लोग उठ के तो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम बयानिया नहीं वो कर सकते, जो मियाँ नवाज शरीफ का और मरियम का जो बयानिया है हम उसको फेस नहीं कर सकते या हम उसको लेके आगे नहीं चल सकते, इसलिए वो अपने साथियों के साथ आ गए और आज आपने देखा कि तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर गए। अगर हम बात यहाँ करते चलें, लेकिन बिलावल का भी जिक्र मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में करना चाहूँगी कि मुख्तलिफ जगहों पे वो इस वक्त जलसे भी कर रहे हैं और आवाम को जो है वो कई तरह की उम्मीदें जो कि अक्सर सियासतदान करते हैं दिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज के हवाले से खुसूसी तौर पर चूँकि आप ये बात कर रहे हैं और ये बड़ी बार बात हुई है कि उनका बयानिया और मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो लोग जो है उसको अब तस्लीम नहीं करे, और यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा अहम स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जी हमारी तो नॉलेज में नहीं था, मुझे खुद बहुत हैरत हुई कि ये बयान उन्होंने क्या दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो पावर शो वो वहाँ कर रही हैं, जो मुख्तलिफ जलसे वो वहाँ पे कर रही हैं, क्या वो किसी तरीके से उनका वोट कास्ट बढ़ाने में कामयाब हो सकेगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा उनको?
देखें, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे मौजूद हैं। अगर मैं इसलिए कह रहा था कि मैं जरा शेयर करूं आवाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी यानी पार्टी इस सेंस में पार्टी है कि उसने 23 हल्कों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक हल्के में तो वैसे भी आपको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। दूसरे नंबर और तीसरे दोनों डिले है। दूसरे और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग है। इन्होंने 21 हल्कों में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तहरीक इंसाफ का क्योंकि इत्तेहाद है, इसलिए उन्होंने 2 MWM और एक जो है वो तहरीक इस्लामी के साथ, इस्लामी तहरीक के साथ जो है वो इल्हाक किया है। उसकी वजह से ये 3 कम है। नून लीग की जो है वो 21 है। उसके बाद यानी अब 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसके बाद आप आ जाएं तो उसके बाद काफ लीग के हैं 15 और 12 हैं JUIF के। ठीक है, आप इससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि यहां तक सूरत नजर आती है। फिर इस्लामी तहरीक की 8 लोग खड़े हैं, बाकी जो है वो 3, 4, 2, 1 इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, ये यानी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, अब बयानिया क्या है? पीपल्स पार्टी पहले तो शुरू में हम देख रहे हैं कि सेफ खेल रहे थे बिलावल। अब पीपल्स पार्टी की 2009 से लेकर 2015 तक हुकूमत रही है और मुस्लिम लीग नून ने वोट लिया था पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को सामने रखते हुए कि चोर हैं, करप्ट हैं, ये हैं, वो हैं। हफीज़ुर रहमान साहब के जरा उतारे हैं और नून लीग के काफ़ी जो वज़रा हैं उनके ज़रा पुराना रिकॉर्ड निकालें, आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद हुकूमत आती है जनाब नून लीग की, पहले पीपल्स पार्टी, दूसरे के, अब नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी तनकीद नहीं कर रही मुस्लिम लीग नून पर कि उनके वो हैं चंद जो सेकंड या थर्ड लेयर है वो ये कह रही है कि जनाब ये हुआ नून लीग के दौर में, ये हुआ वो हुआ। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है वो उस जलसे बड़े कर रहे हैं, सीटें नहीं निकल रही इतनी। क्योंकि एक तो देखें वफाकी जो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है सारी फंडिंग उसने है, सूबा उसने बनाना है या नहीं बनाना। 2 साल वैसे भी आपको पता है कि गुजर गए हैं जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। कितने एक बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पर दिए गए जो थे वो भी रुक गए। तो ये पब्लिक को पता है कि जितना भी कुछ होगा, लेकिन जो अल्टीमेटली जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी वफाक में होती है, वह नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या वो कोई मजहबी जमात हो, वहां पर उनका दौड़ में भी बड़ी लोग जो है वो शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जैसे आपने PTI का जिक्र किया यहाँ पे कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है अमूमी तौर पर उनकी हुकूमत बनने में आसानी हो जाती है, आई वुड रादर से, क्योंकि एक बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारान वहाँ पे मौजूद हैं जो कि अगेन किसी भी सियासी जमात को टफ टाइम देने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, PTI के सदर के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है और दूसरी जानिब वज़ीर आला की दौड़ भी लगी हुई, तो ये सारा सिनेरियो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखें, इस पे ये डिटेल आपसे मैं शेयर करूंगा कि इस वक्त सूरत क्या है कि तहरीक इंसाफ की कितनी सीट्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो निकालने में कामयाब हो जाएगी और आज़ाद कितने लोग सामने आ इसी तरह पीपल्स पार्टी कितनी सीट्स निकालने में कामयाब हो सकती है, नून लीग और दीगर बाकी जो मामला हैं, क्योंकि बार बार ये ज़्यादा सवाल आते हैं। इस पे हमारी टीम ने काम किया है, वो हम आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। बाकी जो आपने बात की कि वज़ीर आला और सूबाई सदर, ज़रा वो एक बात हुई थी और उस वक्त कहा गया, क्योंकि पहले भी बहुत जल्दी की थी इन्होंने हल्का 3 में, जिसकी वजह से वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा तहरीक इंसाफ को। तो अब वो कह रहे हैं कि 40वें के बाद यानी इलेक्शन के बाद बेसिकली वो सूबाई सदर भी लेके आएंगे। ज़रा जो ऐसा सदर होगा जो इलेक्ट ना हो और बाद में दीगर वो करना होगा। जो की बात आ रही आप आ रही ना इसकी वज़ीर आला की, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हाँ, अलबत्ता बहुत से लोग अभी से इस दौड़ में मौजूद हैं जिनको थोड़ा सा नजर आ रहा है कि हमारी सीट निकलती नजर आ रही, अब वो आगे की तरफ दौड़ लगाना है, वज़ीर आला की तरफ लगाना है। बहुत से लोग हैं, 5-6 लोग हैं ऐसे जो अपने अपने असर रसूख के तहत वो चल रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का बयानिया वो ये है कि हम सूबा देंगे, हम ये करेंगे, हमने ये दिया। इसमें दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए शुरू से लेकर जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान को के जो आवाम है उसको एम्पावर करते रहे। 2009 में आप पहली लेजिस्लेटिव असेंबली पीपल्स पार्टी के उसमें आई। उससे पहले जो भुट्टो साहब खुद जब तशरीफ वहां पर लाए थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं। नून लीग के दौर में जो एक आया पैसा गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, उन प्रोजेक्ट्स में कितने कंप्लीट हुए कितने कंप्लीट नहीं हुए वो एक अलग बहस है। लेकिन एटलीस्ट जो है कि पैसा ज़रूर गया है गिलगित बल्तिस्तान में। बड़े बड़े जो है वो सड़कें भी दिखाई गई हैं, प्रोजेक्ट्स भी दिखाए गए हैं। काम जिस तरह भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ,
अल्दो के अभी तक कोई चीज़ फाइनल उसमें नहीं गई, यानी बिजली के प्रोजेक्ट्स अभी तक पेंडिंग हैं, सेवरेज का निज़ाम पेंडिंग है, साफ पीने का पानी पेंडिंग है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं। अब नून लीग जो है वो अपने जो काम किए हुए हैं उसकी बेस पे बात कर रही है, जी हम ये करेंगे, लेकिन नून लीग असल जो आपने देखा होगा मरीम नवाज हर जलसे में जाकर, आपने देखा होगा स्कर्दू जाकर हल्का 9 में उन्होंने, क्योंकि निशाद वहां पर जो स्पीकर हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के वो पीटीआई में चले गए, वहां पे मरीम नवाज ने बड़े सख्त अल्फाज किए, उन्होंने कहा जी लोटा जो है लोटे को हराना है, और उन्होंने कहा जी लोटे की जगह कहां होती है, जी वाशरूम में होती है। इस कदर वो मरीम नवाज या जो हमें नजर आ रही है सूबाई जो क्यादत है गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की, उनका काम सिर्फ है कि जो लोग उनको छोड़ के गए हैं उनको हराना उनका काम है, उनका तनकीद है। आप आ जाए दयामर में आई मरियम, वहां पर भी हाफिज रहमान साथ खड़े हैं, और वहां पर क्या बात हो रही है जी लोटे को हराना है और ये साबित करना है कि ये मुस्लिम लीग नून का वोट है। तो लेकिन एक तो यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह के कद काट के जो कैंडिडेट हैं वो नहीं है, ये वो खुद भी मान रहे हैं। कुछ उनको एट द एंड बिल्कुल एंड टाइम पे धोखा दे गए, जो कि हफीज रहमान खुद समझते हैं कि उनके साथ हुआ। साबिक गवर्नर जो हैं वो निशाद हैं, इसी तरह यानी 8 वजीर जो हैं, आप मुझे बताएं ना टोटल कैबिनेट कितनी है, और 13 लोग अगर एक किसी भी एक जमात जीतते हैं तो वो पूरी के पूरी 2/3 अक्सरियत ले जाते हैं। तो 8 वजीर इनके जनाब वो पीटीआई में चले गए, अभी भी स्टिल जा रहे हैं। तो एक तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को नजर आ रहा है कि उनकी सीटें बहुत कम हैं, सिवाय इसके कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो करना था हमने पिछले 5 साल कर लिया, अगर उनको पता वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, कोई और पार्टी हुकूमत बना भी नहीं सकती और उस तरीके से चल भी नहीं सकती। ज़ाहिर है अगर वफाक में हुकूमत और है, सूबाई में हुकूमत और है, और स्पेशली ये एजेके और जीबी की अगर बात करूं तो ना तो उस तरह की फंडिंग हो सकती है, ना उस तरह की लेजिस्लेटिव जो इश्यूज रुके हुए हैं वो भी नहीं हो सकते। तो एक तो ये नून लीग को नजर आ रहा है, और वो जहां कहीं भी स्पीच हो रही है आपने देखा कि वो क्या स्पीच हो रही है, या तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्पीच करने की कोशिश कर रहे हैं, धांधली की बात कर रहे हैं पहले ही कि धांधली हो गई है, और दूसरी तरफ अपने जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ मरीम नवाज आप देखेंगे, ये 3-4 उनके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा उन्होंने वो नहीं दे रहे। बयानिए से तो हटके एक अलग बात है, लेकिन अगर धांधली कहीं पे हो रही है और उसको रेज किया जा रहा है तो ये जो अथॉरिटीज़ है ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि उसकी तरफ तवज्जो करें, क्योंकि इन इंतखाबात पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि चंद सियासी जमातों की सियासत हो रही है, बल्कि इस पर दुनिया भर की निगाह लगी है। और इस वक्त भी अगर हम बात करते चलें तो जीबी में जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर यकीनन इंटरनेशनल नेशनल जो मीडिया है वहाँ पर भी खासा एक्टिव है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो जो कुछ एदाद शुमार हम तक पहुँचे हैं, यकीनन मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स टीम जो है वो वहाँ पर काम कर रही है, और ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क की जानिब से कई तरह के एदाद शुमार हम तक भी पहुंचे। उनके मुताबिक भी अगर हम बात करते चलें, जिसकी तस्दीक भी मैं आपसे भी चाहूंगी कि जो खवातीन वहां पर हैं, चाहे वो उम्मीदवारान हैं खवातीन वहां की, उनको थोड़ा सा कंपैरिजन में हम ले आते हैं 2015 के हवाले से अगर हम बात करते चले तो चूंकि टोटल जो 7 लाख जो है वो उससे ज्यादा का वोट है इस वक्त जीबी का, उसमें कितनी खवातीन वोटर्स हैं, यानी अगर वोट बढ़ गया है पिछले जो टेन्योर था या पिछले जो इंतखाबात से उनकी निस्बत, तो क्या ओवरऑल वोट में हमें खासी तब्दीली दिखाई दी है? क्या वोटर्स भी बढ़े हैं? क्या जो खवातीन उम्मीदवारान मैदान में आई हैं वो भी एक बड़ी तादाद में सामने आई हैं इस बार? और क्या वाकई जो खवातीन के हवाले से एक इंतखाबात की जो लोगों की राय होती है या एक मखसूस नजरिया है जीबी के अंदर, वो आपको तब्दील होता दिखाई दे रहा है? क्या चेंज है 2015 के हवाले से अगर हम बात करते चले 2020 में, आप क्या देखते हैं? देखें 2015 में ख्वातीन के हवाले से ऐसा एक तो जो जेन्युइन इशू है वहाँ पे वो ये है कि ख्वातीन की रेशो जो है वो इस वक्त जो टोटल इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हल्का 3 को निकाल कर तो टोटल वोटर जो है वो 7,04,000 तकरीबन 2 बन रहा है, हल्का 3 को निकाल के कह रहा हूँ। फीमेल वोटर है 3,21,075 हैं और मेल वोटर्स हैं 3,82,927। अच्छा, यहाँ हम अपने वैसे नाजरीन को अपडेट भी करते चलें कि हल्का 3 के जो इंतखाबात हैं उनको डिले करके 22 नवंबर को जो है उसको अनाउंस किया गया है। यही वजह है कि उसकी जो एदाद शुमार हैं वो कुछ जगहों पर शामिल हमने रखे और कुछ जगहों पर उनको शामिल नहीं रखा गया है। आपने हल्का 3 के एदाद शुमार निकाल के जो कुल वोटर्स हैं उनके हवाले से आगाही दी। खवातीन के हवाले से हम बात कर लें तो ख्वातीन का एक तो अगर ओवरऑल वोट बैंक देखें तो उसमें तकरीबन 46% है, यानी मेल वोट ऑलरेडी 54-55% है, यानी बड़ा ज़्यादा है, 5-6 का फ़र्क आ रहा है और मुसलसल आता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा। जो वोट बैंक बड़ा है उसमें मेरे पास जो रेशो है अब मैं बताऊँ, कुछ अर्के ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी रेशो है, यानी
2015 की अगर हम बात करें, उसमें जो हल्का 18 है, उसमें 20% जो है वो ख्वातीन का और मेल, जो फीमेल और मेल का वोटर का जो फर्क है वो 20% तक बढ़ गया है। यानी इतना कम हुआ है वो ख्वातीन का वोट, मेल वोट बड़ा है। इसी तरह बाकी अगर बात करें तो एरियाज हैं 10% तक तो नॉर्मली है, हर जगह पे हमें 8-10% नजर आ रहा है जहां मेल वोट बड़ा है, फीमेल वोट कम रहा है। अब एक तो जेन्युइन इशू है जहां पे फीमेल वोट बैंक कम है, इसकी क्या वजह है? वैसे इलेक्शन कमीशन इस पे जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं उसके बाद जरा देखने में आएगा, क्योंकि एक तो यह है कि 2009 में आपका जो इलेक्शन हुआ था वो किसी और तनाज़र में हुआ था, 2015 में किसी और तरीके से हुआ था। 2015 में 2009 है उसमें 2015 में जो है वो डबल, यानी आपका अगर आप स्कर्दू में हैं तो वहां पे भी वोट डाल सकते हैं, आप जीबी में हैं तो वो भी वोट डाल सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल, तो वोट बैंक बहुत बढ़ गया। ख़वातीन उम्मीदवारान के हवाले से हमें आगाही दीजिएगा। 2015 में जी 2015 में टोटल 268 कैंडिडेट थे जो फाइनल इलेक्शन लड़े थे, उसमें सिर्फ 4 ख़वातीन थी। अभी जो है वो अलका 3 को छोड़कर 327 उम्मीदवार हैं, और अलका अगर 3 को मिला के करेंगे 348 उम्मीदवार हैं। 348 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 ख्वातीन हैं। मैं आपको 2005 के 2015 में भी 4 थी और 2020 में भी 4 में भी 4 हैं। ठीक है, 2015 की में अगर आप बात करें तो उस वक्त गिलगित 2 यानी जो था उसमें परवीन गाजी थी इंडिपेंडेंट के तौर पर, आज़ाद इलेक्शन में लड़ रही थी। ठीक है। स्कर्दू 1 उस वक्त जो था उसमें भी इंडिपेंडेंट थी, फातिमा सईदा थी। फिर इसी तरह GBLA 22 गांचे 1 उसमें आमिना भी अंसारी थी, और ये 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ी थी। ये 22 और 23 दोनों से लड़ी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ी थी। और फिर 23 में जो है वो शेरी फातिमा थी, ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ी थी। तो पीपल्स पार्टी और PTI ने 2015 में भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा था। नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं था खातून का, स्पेशली मैं अगर बात करूं, ये आप पॉइंट नोट करें, अभी भी बताऊंगा। पीपल्स पार्टी का 1, PTI के 2 यानी आमना अंसारी 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ा था और अच्छा इलेक्शन लड़ा, और इसी तरह 2 इंडिपेंडेंट थी। अब क्योंकि 2020 है, 2020 की अगर हम बात करूं तो 2020 में आमना अंसारी हैं, पहले वो 2 इलेक्शन लड़ी थी जगह पे PTI के प्लेटफॉर्म से, इस दफा वो PTI के प्लेटफॉर्म से लड़ रही हैं और एक ही जगह से लड़ रही हैं। वो है गांचे 23, बड़ी मजबूत पोजीशन है उनकी, शुरू में लग रहा था लेकिन अब पोजीशन वो अपनी मजबूत बनाती हुई नजर आती हैं। आज भी वो जो मेजर रिटायर्ड हैं अमीन मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर थे, वो उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की अपने कुछ लोगों के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा धचका है नून लीग के लिए, तो वो सीट निकालती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, दूसरी जो है वो शहनाज भुट्टो हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। ये गिजर 20 गिजर के हल्का 20 है, गिजर 2 उसको कहते हैं, GBLA 20 है। फिर आ जाए आप 18, यानी जिस GBLA 18 जो दयामर का है हल्का 4, उसमें ख्वातीन का वोट बैंक जो 2015 और 2020 के मुकाबले में करें तो बहुत कम हुआ है ख्वातीन का वोट, जो मैं रेशो बता रहा था। यहां पर है सादिया दानिश हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये बड़ा अच्छा डिसीजन ये, आल्दो के हारे या जीते, लेकिन कम अज कम पार्टी ने ऐसे एरिया में खातून को नुमाइंदगी दे रही जहां पे ख्वातीन बहुत कम है। एक चलो एक होता है जी कि वहां पे ख्वातीन का निकलना, और जो भी वोट बैंक आएगा सामने उसके बाद बात करेंगे। इसी तरह हुंजा से GBLA 6 से वहां पर JUIF जो है ना, उन्होंने जमात इस्लामी जो जमात उलमा पाकिस्तान है JUIF, उसने महनाज वली जो खातून है उसको मैदान में उतारा है। इस तरीके से मुस्लिम लीग नून, यानी अब तो क्योंकि उनको लीड खातून कर रही हैं, मरियम नवाज कर रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में 2015-2020 में मुस्लिम लीग नून का कोई टिकट किसी खातून के पास नहीं है। ये एक चीज मैं आपसे सामने रखना चाहता था। अभी स्टिल जो है वो काम करने की जरूरत है गिलगित बल्तिस्तान में। जरा देखें 20 टिकट में 1 टिकट खातून को देना था, 5% जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। जरा टोटल 24 है, तो इसलिए फिर एक ही बनती है सीट। एक भी सीट देखें, इवन आप ये देख लें कि JUIF ने अपनी खातून उतारी है मैदान में, मुस्लिम लीग नून ने नहीं उतारी। बाकी जो है वो जरा सिलेक्शन कई जगह पे हुई है,
यानी MWM के साथ या वो मखसूस नशिस्तों पे कहीं ना कहीं बात उनके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इन टोटल, क्योंकि जाहिर है कि जो रिजेक्शन के है वो उससे मराइल से भी पेपर गुजरे, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स थे कि जिन्होंने अपने पेपर्स जो हैं वो सबमिट करवाए और फिर उसमें से जो है वो कितने फाइनली जो है वो शॉर्टलिस्टेड किए गए, मुंतखब किए गए, उस पर भी थोड़ी सी एक निगाह डाल लेते हैं क्योंकि वक्त कम है। लेकिन 547 टोटल जो नॉमिनेशन पेपर्स थे, ठीक है, उसमें से आप देख लें कि 24 हल्कों में अगर बात करें तो 348 फाइनल हुए हैं, 547 में से 348 ये नॉमिनेशन पेपर गए, फिर उसमें से कई रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट होने के बाद फिर वो फाइनल हुए। फाइनल के बाद आपने देखा होगा 19 अक्टूबर लास्ट डेट थी जब किसी ने विदड्रॉ करना था, उसमें काफी विदड्रॉ भी हुए। तो फाइनली 347 फॉर 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें से 23 पे अभी हल्का 3 पे अभी इलेक्शन नहीं हो रहा। वो जो सूबाई प्रेसिडेंट है PTI के, उनकी डेथ के हवाले से वो जरा पोस्टपोन हो गया, 22 को इलेक्शन चला गया। वहां पर 21 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, लेकिन अभी हम अगर काउंट ना करें इलेक्शन तक तो 327 कैंडिडेट हैं जो इस वक्त मैदान में हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी देख रहे हैं कि बाकी चीजें तो सेम हैं लेकिन उम्मीदवार बहुत बढ़ गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2015 में 268 कैंडिडेट थे और इस वक्त हैं 348। आप अंदाजा करें 80 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो बड़े हैं। वो क्या वजह है? एक तो यह है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज वहां मौजूद हैं। 2015 में PTI का उस तरह का आपने देखा होगा कि शायद नहीं था। पाकिस्तान यानी इधर भी आप देखें वफाक में तो नहीं थी, अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे और उस वक्त PTI उस वक्त सिर्फ KPK में उनकी वो थी, लेकिन फिर भी टिकट तकसीम उधर थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी इस दफा, क्योंकि जितना हमने देखा कि तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश की है कि 24 हर हलके में उनका कोई ना कोई कैंडिडेट हो। फिर काफ लीग भी बड़ी नजदीक तक पहुंची, 15 हलकों में वो भी पहुंच गई है। तो ये 4 बड़ी आप समझें पॉलिटिकल पार्टीज थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने जो हमारे देखने वाले उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त की अगर हम सूरत हाल की बात करते चलें तो यकीनन जो मौसम तब्दील हो रहा है वो असरअंदाज हो रहा है और आम जो मामूली नज़ला ज़ुकाम और खांसी है उसमें अपने आप को महफूज रखिए। बहुत शुक्रिया कि आपने ख़राब तबीयत के बावजूद भी हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते थे कि आप हमारे साथ शेयर करें प्रोग्राम के आखिर में, तो चूँकि अख्तामी लम्हात हैं, ओवर टू यू, प्लीज़ ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि क्या मालूमात ऐसी है जो कि शामिल की जानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो पोलिंग स्टेशन के हवाले से इस वक्त जो यानी 23 हल्के हैं, 24 हल्का नहीं है। तो एक तो ये है कि ओवरऑल बताया जाता है कि 24 हल्कों के पोलिंग स्टेशन ज़्यादा बताए जाते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ्स इस वक्त हैं 1602 और टोटल पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं 1187। ठीक है, उसमें जो मेल पोलिंग स्टेशन है वो है 375 और जो फीमेल पोलिंग स्टेशन है वो 371 है, और इसी तरह मेल एंड फीमेल पोलिंग स्टेशन जो है वो 353 हैं। ओवरऑल ये है, और इसमें ज़्यादा कई एहसास हैं, कई जो है वो नॉर्मल है। 3 कैटेगरीज बनाई हैं, उसमें चेंजिंग भी हो सकती है। वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, जहां कहीं से अगर उसको कंप्लेंट आती है और वो भी होती है। इसके साथ साथ अभी तक जो इलेक्शन कमीशन आपने देखा होगा कि नोटिस लिए हैं, वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले 4 दफा उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया। अच्छा, बाहर जाके कोई कहते हैं कुछ और बात करते हैं, अंदर जाके कुछ और। यही आपसे मालूम करना चाह रही थी कि ये जो है बड़ी एक अजीब सी बात है कि अब तक वो 4 बार जो है वो पार्टीज को बुला के उनके कंसर्न सुन चुके हैं। यहाँ तक कि तमाम तर जो इम्प्लीमेंटेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की वो भी की जा रही है, चाहे वो इलेक्शन का है या फिर उसके अलावा जो ज़ाब्ता अखलाकी पाबंदी करनी है उसके हवाले से जो है वो आगाह किया जा रहा है। इसके बावजूद भी पार्टीज जो हैं वो खिलाफ वर्जी करें, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो बाकायदा आगाह किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। वो बताइएगा कि कौन सी पार्टीज जो हैं वो सबसे ज्यादा हमें बेज़ाब्तगी का शिकार दिखाई दे रही हैं। देखिए, अभी तक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जो डाटा हम तक पहुंचा है, एक तो हमने पहले ही बताया था कोड ऑफ कंडक्ट जो था 2018 जनरल इलेक्शन का जो था वो उन्होंने नाफिज किया, और हमने शुरू में ही कहा था कि वो जब नाफिज कर दिया गया है तो उन उम्मीदवारों को भी पता होना चाहिए कि इसको नाफिज कर दिया गया है, इसमें उन्होंने इंप्लीमेंट हो गया है, तो वो कैसे उसको फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत सी ऐसे लोग भी हैं जो मैं जानता हूं जिन्होंने शायद उस तरह की उनको इंटेंशनली उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उनके खिलाफ उनको शो न। ठीक,
एक तो ये है 233 एक्शन जो एक्ट है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की, मॉनिटरिंग का बकौल उनके सख्त जो है वो काम हो भी रहा है। ज़ाहिर है जब भी किसी को कंप्लेन आती है फौरन शो काज नोटिस जाता है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा उसको नो शो काज नोटिस गए हैं, 66 नो शो काज पीपल्स पार्टी को गए हैं। मुस्लिम लीग नून को 32 गए हैं, पीटीआई उसमें दूसरे नंबर पे है, 52 शो काज उसको भी गए हैं, और मौलाना फजल रहमान की जमात को 10 गए हैं, काफ लीग को भी 8 गए हैं और इंडिपेंडेंट को 24 ओवरऑल गए हैं। और अब देखें इसमें जब कोई कंप्लेन होती है, एक टीम होती है बाकायदा तौर पर, उसके तहकीकात होती हैं, उसमें अगर कोई गिल्टी साबित होता है तो उसमें 50,000 तक जो है उनको फाइन होता है। ये एक चीजें तो सामने आ रही हैं। इसलिए बाकायदा मैं वाइंड अप करने से पहले एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। ज़ाहिर है क्योंकि आपकी कड़ी निगाह है इस वक्त वहाँ के जो मामला हैं उनके ऊपर, हम देखें चाहे वो बिलावल भुट्टो हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो वहाँ पर पीटीआई की जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वहाँ पर मौजूद हैं और जल्द से जुलूस कर रहे हैं, ना तो मास्क के हवाले से कोई किसी ज़ाब्ते अखलाकी का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, ना तो वहाँ पर आए हुए लोगों की सेहत का। अगर हम पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में बात करते चलें तो कोरोना के केसेस जो हैं वो सर उठा रहे हैं। क्या ये सियासी जमातें लोगों की ज़िंदगियों से वहाँ पर खेल रही हैं? क्या आप समझते हैं कि सियासत में इंसानियत से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दोगली पॉलिसी है, इसमें वफाकी हुकूमत बराबरी की शरीक है। असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने बात की, और उनसे ये पूछा गया कि जब आपके जलसे जो होते हैं उसमें कोरोना नहीं आता और बाकी जलसों में कोरोना आता है, अब तो इमरान खान भी जलसे करना शुरू हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत को भी कहता हूं कि वो भी कसूरवार है, और आने वाले दिनों में, ये आज से 15 दिन पहले उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में हालात खराब होंगे, और आज आप देख लें हालात खराब हो चुके हैं। स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, दोबारा चीजें शुरू हो गई हैं। यही सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान में नजर आती है कि वहां पर कोरोना एसओपीज तो बना दी गई हैं जी। वो जो कोरोना एसओपीज हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, आप देखें कि वो नाफिज कहां पे हुई हैं। वो हो ही नहीं सकती नाफिज, जो एसओपीज ही ऐसी बना दी हैं कि वो नाफिज ही नहीं हो सकती। मास्क दूर की बात है, वहां पे जो सिटिंग प्लान मैंने देखे हैं या जो क्राउड हमने देखा है, जो अभी जो रैलियां हो रही हैं, जो कार्नर मीटिंग नाम रखा जाता है कार्नर मीटिंग, और वहां पे पूरा होता है जलसा। पूरी जहां जाते हैं, जहां बिलावल भुट्टो जाता है 60 गाड़ियां तो उसकी अपनी है, जहां मरियम नवाज जाती है तो उसकी 50-60 गाड़ियां अपनी जाती हैं साथ। इसी तरह पीटीआई के जो लोग हैं वहां पर वो कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि ये शुरू ही अगर वफाकी हुकूमत ना करती, वो कहती कि कोई जलसा नहीं होगा, कोई कार्नर मीटिंग नहीं होगी, बस ठीक है जो चीज़ें हैं वो हो जाएं, सोशल मीडिया को यूज़ करते, और अगर करनी भी थी तो चंद लोगों के लिए करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान भी गए वहाँ 1 नवंबर को, उन्होंने भी क्राउड इकट्ठा किया। अली अमीन गंडापुर डेली शाम को बैठते हैं, और यही मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वहां पर एसओपीज बनाने के बाद उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया, जिसका नुकसान आने वाले दिनों में आप देखेंगे कितना होगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आज आपने गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात और वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो मौजूदगी उसके हवाले से बात की, इसके बावजूद भी कि आपकी तबीयत नासाज थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हवाले से, यानी तीसरी जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसके इंतखाबात होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2020 को। और इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत के हामिल ये दिन रहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें वहाँ पर खासी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। आज का प्रोग्राम हमने ख़वातीन के हवाले से, वहाँ पर जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं उनके हवाले से, और उसके साथ साथ वहाँ पर इस वक्त वज़रा या फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों को उनकी जो लापरवाही है उसकी बिना पर कितने नोटिस सर्व किए गए हैं उसके नाम किया। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।